ब्रिटेन में स्थित 5000 साल पुरानी कक्षीय कब्र आर्थर स्टोन की खुदाई चल रही है। इसका नाम कैमलॉट के पौराणिक शासक राजा आर्थर के सम्मान में रखा गया है। सदियों से आर्थर की गुफा वेल्स के भूभाग पर एक चट्टान में बने छेद से कहीं अधिक के रूप में विराजमान रही है। स्थानीय लोक कथा के अनुसार यह एक शहीद योद्धा राजा आर्थर का शरण स्थल था, जो अपनी अंतिम लड़ाई के बाद पहाड़ियों के नीचे छिप गया था। इतिहासकारों ने इसे एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक गुफा से जुड़ी लोक कथा मानकर खारिज कर दिया था, लेकिन 2025 में पुरातत्वविदों ने इस स्थल के नीचे एक बंद कक्ष का पता लगाया। अंदर आर्थर काल का एक कंकाल मिला, लेकिन डीएनए के परिणाम उनकी अपेक्षा से मेल नहीं खाते थे। गुफा के नीचे छिपा कंकाल। वर्षों तक पुरातत्वविदों ने आर्थर गुफा का अध्ययन किया, लेकिन इसके निचले मार्ग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऊपरी कक्षों से शोध के लिए पर्याप्त सामग्री मिल गई थी और गहरे क्षेत्रों तक पहुंचना बहुत कठिन माना जाता था। 2025 में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और हेरिटेज आर्कियोलॉजी यूनिट की एक संयुक्त टीम नए ग्राउंड स्कैन डेटा से गुफा के तल के नीचे कई अनसुलझे खाली स्थानों का पता चलने के बाद उस स्थल पर वापस लौटी। टीम भूवैज्ञानिक विसंगतियों की जांच करने की उम्मीद से पहुंची थी। उनका उद्देश्य गुफा की भौतिक संरचना को समझना और यह निर्धारित करना था कि क्या इसके कुछ हिस्से ढहने के खतरे में हैं। निचला मार्ग मुख्य कक्ष की तुलना में काफी संकरा था। शोधकर्ताओं को बहुत कम उपकरण लेकर धीरे धीरे चलना पड़ता था। कभी कभी तो रेंगना भी पड़ता था। हवा में धूल भरी रहती थी और जैसे जैसे वे गहराई में जाते, तापमान तेजी से गिरता जाता था। यहां तक कि सरल कार्यों में भी समय लगता था। टीम ने ढीली मिट्टी को साफ करने और दीवारों को स्थिर करने में घंटों बिताए। तब जाकर उन्हें निचली सतह का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित महसूस हुआ। काम करते समय मिट्टी की बनावट में बदलाव आने लगा। यह ढीली तलछट से एक सघन परत में बदल गई, जो असामान्य रूप से मजबूत महसूस हो रही थी। इस पर मुख्य पुरातत्वविद का ध्यान गया, जिन्होंने अपनी फील्ड रिपोर्ट में लिखा कि यह पैटर्न प्राकृतिक गुफाओं के निक्षेपों से मेल नहीं खाता। टीम ने नियंत्रित भागों में मिट्टी हटाना जारी रखा। प्रगति धीमी थी क्योंकि ठोस परत को टूटने में समय लगता था। जब उन्होंने अंततः पूरी सतह को उजागर किया, तो उन्होंने देखा कि कठोर परत कक्ष के केवल एक हिस्से को ही ढके हुए थी। उस पर एक सपाट पत्थर रखा हुआ था। इसकी स्थिति गुफाओं के अंदर चट्टानों के सामान्य रूप से गिरने के तरीके से मेल नहीं खाती थी। इसलिए टीम ने अनुमान लगाया कि इसे जानबूझकर रखा गया हो सकता है, हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई थी। उन्होंने पत्थर के किनारों को ढीला करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने दबाव डाला, उन्हें नीचे से चटकने की आवाज सुनाई दी। बने हुए छेद से थोड़ी सी बासी हवा बाहर निकली। धूल उड़ने लगी और कुछ पल के लिए देखना मुश्किल हो गया। जब पत्थर थोड़ा खिसका और एक छोटा सा गैप बन गया, तो टीम को उसके पीछे एक खोखला हिस्सा दिखाई दिया। उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस खोखले हिस्से में डाली ताकि अंदर देख सकें कि क्या है। प्रकाश मानव जांघ की हड्डी के एक हिस्से पर पड़ा। कोण समायोजित करने और प्रकाश बढ़ाने पर उन्हें कंकाल का शेष भाग दिखाई देने लगा। शरीर को गुहा के अंदर कसकर मुड़ी हुई स्थिति में रखा गया था। सिर को नियंत्रित और जानबूझकर दीवार की ओर रखा गया था। टीम के कुछ सदस्यों ने बाद में कहा कि यह मुद्रा प्राकृतिक रूप से ढहने या आकस्मिक दफन होने से मेल नहीं खाती, जिससे तुरंत यह सवाल उठने लगे कि शव को वहां किसने और किस कारण से रखा था।
आसपास की मिट्टी के परीक्षणों से पता चला कि गुफा के ऊपर की परतें 1000 से अधिक वर्षों से अप्रभावित थीं। हड्डियों पर उम्र के निशान थे, लेकिन सीलबंद जगह में नमी और हलचल कम होने के कारण वे सुरक्षित रहीं। खोपड़ी के पास एक तराशा हुआ पत्थर मिला। उसके एक तरफ जलने के निशान थे। विशेषज्ञों ने कहा कि ये निशान किसी जानबूझकर की गई गतिविधि का संकेत दे सकते हैं, हालांकि यह अभी केवल अनुमान है। इन निष्कर्षों ने ऐसे प्रश्न खड़े किए जिनका उत्तर केवल दफन स्थल से नहीं मिल सकता था। आगे बढ़ने के लिए टीम ने गुफा के लंबे इतिहास और पहले के आगंतुकों द्वारा छोड़े गए साक्ष्यों का सहारा लिया। वह गुफा जिसने हर पीढ़ी को याद रखा। जब टीम ने पुराने उत्खनन अभिलेखों की समीक्षा की और नए निष्कर्षों के साथ उनका मिलान किया, तो उन्होंने पाया कि आर्थर की गुफा का उपयोग विभिन्न समूहों द्वारा 12,000 से अधिक वर्षों तक किया गया था। मिट्टी की प्रत्येक परत में मानव उपस्थिति के संकेत थे। प्रारंभिक परतों में साधारण पत्थर के टुकड़े और जानवरों की हड्डियां मिलीं, जिनसे पता चलता है कि यहां आश्रय लेने या औजार बनाने के लिए थोड़े समय के लिए लोग आते थे। बाद की परतों में अधिक व्यवस्थित व्यवहार देखने को मिला। लोग बार बार गुफा में लौटते थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे न केवल वहां जीवित रह रहे थे, बल्कि ऐसी गतिविधियां भी कर रहे थे जिनका दैनिक जीवन से परे महत्व था। वर्षों में खोजी गई कई वस्तुएं इस बदलाव की ओर इशारा करती हैं। पाषाण युग के शंख के मन के बिखरे हुए नहीं, बल्कि गुच्छों में पाए गए, जिससे पता चलता है कि समूह शायद विशिष्ट क्षणों के लिए गुफा के अंदर इकट्ठा होते थे, संभवतः मौसमी घटनाओं या प्रारंभिक प्रकार के अनुष्ठानों से संबंधित। हड्डियों के तराशे हुए टुकड़े उन क्षेत्रों में पाए गए जहां भोजन नहीं पकाया जाता था, जिससे संकेत मिलता है कि वे औजारों के बजाय प्रतीकात्मक वस्तुएं थीं। गुफा की दीवारों से और भी प्रमाण मिले। इमेजिंग उपकरणों से ऐसे निशान सामने आए जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते थे। इन निशानों में बार बार दोहराई गई रेखाएं, वृत्त और साधारण मानव आकृतियां शामिल थीं, जो तलछट की विभिन्न परतों में दिखाई देती थीं। इस दोहराव से पता चलता है कि कई पीढ़ियों के समुदायों ने दीवार के उन्हीं हिस्सों पर लौटकर अपने निशान बनाए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि ये चिन्ह अभिलेखों या प्रतीकों के रूप में कार्य करते होंगे, जिनका उपयोग समूहों को किसी पूर्व परंपरा से जोड़ने के लिए किया जाता था। हालांकि इनका सटीक अर्थ अभी भी स्पष्ट नहीं है। यह बात स्पष्ट हो गई कि गुफा का उपयोग केवल आश्रय देने तक ही सीमित नहीं था। मुख्य कक्ष की ध्वनि विशेषताओं ने भी लोगों द्वारा उस स्थान के उपयोग को प्रभावित किया। दीवारों की बनावट के कारण आवाजें दूर तक सुनाई देती थीं और उनका स्वर बदल जाता था। पुरातत्वविदों ने पाया कि इससे सभाओं के दौरान लोगों के खड़े होने की जगह और प्रतिभागियों को व्यवस्थित करने के तरीके पर असर पड़ सकता था। कक्ष के अंदरूनी हिस्से में मिली आग के अवशेष इस विचार का समर्थन करते हैं। आग जलाने के गड्ढे अलग अलग समय अवधियों में एक ही स्थान पर रखे गए थे। वे गुफा के इतने अंदर थे कि दैनिक जीवन के लिए पर्याप्त गर्मी प्रदान नहीं कर पाते थे। साथ ही उनमें खाना पकाने की आग के आसपास आमतौर पर पाए जाने वाले भोजन के अवशेष भी नहीं थे। इससे यह संकेत मिलता है कि नियंत्रित प्रकाश व्यवस्था का उपयोग घरेलू गतिविधियों के बजाय बार बार होने वाली घटनाओं के लिए किया जाता था। गुफा की बनावट ने इस व्याख्या को और पुष्ट किया। कई शाखाओं वाले कक्ष जमीन के ऊपर प्राकृतिक रास्तों के साथ संरेखित थे, जिससे संकेत मिलता है कि आगंतुक संभवतः आंतरिक भाग तक पहुंचने के लिए निर्धारित मार्गों का अनुसरण करते थे। प्रत्येक युग ने नक्काशी, भेंट या औजारों के अवशेष छोड़े, जिससे जानबूझकर बार बार आने का एक निरंतर क्रम स्थापित हुआ।
गतिविधि के इस लंबे क्रम का अर्थ था कि गुफा की प्रतिष्ठा मध्यकाल से पहले ही मजबूत थी। बाद की शताब्दियों में लोगों को इस स्थल के बारे में कहानियां विरासत में मिलीं, और ये कहानियां सोए हुए राजाओं और छिपे हुए योद्धाओं से जुड़ी मिथकों की प्रारंभिक नींव बनने लगीं। जहां मिथक और भूदृश्य ने आर्थरियन छाया का निर्माण किया, पुरातत्वविदों के लोअर पैसेज में प्रवेश करने से बहुत पहले आर्थर की गुफा के आसपास की भूमि ने आसपास के गांवों की कल्पना को आकार दे दिया था। आसपास के क्षेत्र से प्राप्त प्रारंभिक मौखिक वृत्तांत एक योद्धा राजा का वर्णन करते हैं, जिसे एक अंतिम और निराशाजनक युद्ध के बाद छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इन कहानियों के अनुसार राजा खुले मैदान में नहीं मारा गया था। इसके बजाय वह अपने दुश्मनों से बचने के लिए एक गुफा में उतर गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। कुछ ग्रामीणों का मानना था कि वह पहाड़ियों के नीचे जीवित रहा। दूसरों का मानना था कि वह किसी ऐसी जगह में चला गया जहां आम लोग नहीं पहुंच सकते। मध्यकाल तक पुरानी कहानियां अधिक सुव्यवस्थित लोक कथाओं में परिवर्तित हो चुकी थीं। उस समय के लिखित वृत्तांतों में एक गुफा के भीतर एक गुप्त कक्ष का वर्णन है, जहां एक घायल राजा विश्राम करता है। राजा के साथ कुछ आकृतियां भी हैं जो स्थिर और मौन रहती हैं। कुछ कहानियों के अनुसार ये आकृतियां आम लोगों की तरह सांस नहीं लेती। अन्य कहानियों के अनुसार वे किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रही हैं। इन ग्रंथों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला कि ये स्थानीय मान्यताओं और कथा परंपराओं से प्रभावित हैं। हालांकि ये विचार संभवतः उस क्षेत्र में पहले से प्रचलित पुरानी कहानियों से लिए गए हैं। 19वीं शताब्दी में शोधकर्ताओं ने गुफा के ऊपर स्थित पहाड़ी के पास के ग्रामीण समुदायों से गीत एकत्र किए। इनमें से कई गीतों में पहाड़ी के नीचे का राजा नामक एक आकृति का उल्लेख था। कई गायकों का मानना था कि यह आकृति आर्थर का प्रतिनिधित्व करती है, जो राष्ट्रीय संकट के समय लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। इस विचार से सभी सहमत नहीं थे, लेकिन यह इतनी बार सामने आया कि शोधकर्ताओं ने इसे एक प्रचलित स्थानीय मान्यता मान लिया। उसी अवधि के दौरान उस क्षेत्र से गुजरने वाले यात्रियों ने गुफा के पास असामान्य रोशनी और गूंज की सूचना दी। कुछ ने सींगों जैसी आवाजों का वर्णन किया। इन रिपोर्टों की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन इन्होंने गुफा के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित किया और इससे जुड़ी कहानियों को और पुख्ता किया। इस पौराणिक कथा की विशिष्टता यह है कि यह इस विशिष्ट गुफा से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। कई क्षेत्रों में सोए हुए राजाओं की किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी हैं जो इन किंवदंतियों को किसी एक भौतिक स्थान से जोड़ती हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक ऐसी सांस्कृतिक स्मृति का संकेत है जो किसी घटना से जुड़ी हुई है और जिसे लोगों ने कहानियों के माध्यम से संरक्षित करने का प्रयास किया। गुफा के अंदर कंकाल की खोज ने इन पुरानी कहानियों का स्वरूप बदल दिया। जो कभी कल्पना जैसी लगती थी, वह अब एक वास्तविक दफन की परिवर्तित स्मृति के समान प्रतीत होने लगी। इसलिए ध्यान जमीन के ऊपर सुनाई जाने वाली कहानियों से हटकर जमीन के नीचे दफन मौन साक्ष्यों की ओर जाता है, जिसकी शुरुआत इस असामान्य कब्र के विशिष्ट विवरणों से होती है। एक ऐसा दफन जिसने सभी जात परंपराओं को नकार दिया। जब जांचकर्ताओं ने कंकाल की विस्तार से जांच की, तो एक तथ्य बहुत जल्दी स्पष्ट हो गया। शरीर की मुद्रा उस क्षेत्र में प्रचलित किसी भी दफन प्रथा से मेल नहीं खाती थी। शरीर को कसकर मोड़ा गया था, घुटने छाती के पास थे और सिर दीवार की ओर था। इस क्षेत्र की कब्रों में ऐसी व्यवस्था नहीं देखी जाती। यह मध्ययुगीन ईसाई अंत्येष्टि पद्धति से मेल नहीं खाती।
यह कांस्य युग की उन प्रथाओं से भी मेल नहीं खाती जिनमें शरीर को फैलाकर या अर्ध झुकी हुई अवस्था में रखा जाता था। यह मुद्रा अपने आप में अनूठी थी और पुरातत्वविदों द्वारा आमतौर पर इन कालखंडों से अपेक्षित अंत्येष्टि प्रणालियों से इसका कोई संबंध नहीं था। इस अंतर ने टीम में तुरंत भ्रम पैदा कर दिया, क्योंकि उनके पास भरोसा करने के लिए कोई परिचित पैटर्न नहीं था। हालांकि वहां कोई ताबूत नहीं था, लेकिन शव को कमरे के फर्श पर यूं ही नहीं रखा गया था। कंकाल के चारों ओर पत्थर इस तरह रखे गए थे कि वह स्थिर रहे और समय के साथ ढहने से बच जाए। विशेषज्ञों ने बताया कि यह कोई तात्कालिक उपाय नहीं था। पत्थरों को सावधानी पूर्वक रखा गया था, जिससे पता चलता है कि उन्हें रखने वाले व्यक्ति को अवशेषों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तरीका पता था। टीम के कुछ सदस्यों के अनुसार इस स्तर की मेहनत से संकेत मिलता है कि कब्रगाह का निर्माण एक विशेष उद्देश्य से किया गया था। हालांकि इस व्यवस्था का उद्देश्य अभी भी अज्ञात है। हड्डियों के आसपास पाए गए कोयले के टुकड़ों ने जटिलता की एक और परत को उजागर किया। उन्होंने गुफा के तल पर एक पतली परत बनाई। प्रयोगशाला विश्लेषण से पुष्टि हुई कि कोयला नियंत्रित आग से बना था, न कि गुफा में लगी प्राकृतिक आग से। आग संक्षिप्त और एक ही जगह पर केंद्रित थी। यह घटना शव को गुफा में रखने से पहले घटी थी। शव का दाह संस्कार नहीं किया गया था, लेकिन जले हुए निशान से संकेत मिलता है कि यह किसी अनुष्ठान या तैयारी प्रक्रिया का हिस्सा था। यह व्याख्या अभी अनुमान मात्र है, लेकिन साक्ष्य से पता चलता है कि दफनाने में आग की जानबूझकर भूमिका थी। कंकाल के दाहिनी ओर की मिट्टी के परीक्षण में जैविक पदार्थ के अंश पाए गए। यह पदार्थ पूरी तरह से सड़ चुका था, लेकिन रासायनिक संकेतों से पता चला कि शरीर के पास कभी पौधे या कपड़े से बना कोई बंडल रखा हुआ था। यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त संरक्षित पदार्थ नहीं था कि वह क्या था, लेकिन इसकी उपस्थिति से संकेत मिलता है कि दफन में मूल रूप से कोई अतिरिक्त वस्तु भी शामिल थी, जैसे कि लिपटा हुआ चढ़ावा या कोई व्यक्तिगत वस्तु। भौतिक अवशेषों की अनुपलब्धता के कारण आगे की पहचान संभव नहीं हो सकी, लेकिन रासायनिक संकेत स्पष्ट थे। खोपड़ी के बगल में स्थित तराशे हुए पत्थर में एक और असामान्यता पाई गई। पत्थर के एक तरफ ऊष्मा से क्षति के निशान थे। जलने का पैटर्न गुफाओं के अंदर लगने वाली किसी भी प्राकृतिक आग से मेल नहीं खाता था। इसका मतलब यह था कि शव के पास रखे जाने से पहले पत्थर को अत्यधिक गर्मी के संपर्क में लाया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पत्थर दफनाने से पहले की किसी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। हालांकि अधिक जानकारी उपलब्ध होने तक यह केवल एक अनुमान है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां किसी भी धातु की वस्तु का अभाव था। कोई हथियार, आभूषण, भूषण या औजार नहीं मिले। यह अभाव असामान्य था, क्योंकि सावधानीपूर्वक की गई कब्रों में आमतौर पर मूल्यवान वस्तुएं या व्यक्तिगत पहचान की वस्तुएं शामिल होती हैं। यहां कुछ भी नहीं था। व्यक्ति को बड़ी सटीकता से रखा गया था, लेकिन ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे उसकी स्थिति या भूमिका का पता चल सके। दफन स्थल ने चिंता का एक और पहलू जोड़ दिया। शव को एक सीलबंद गुहा के नीचे छिपाया गया था, जिसे बनाने में काफी मेहनत लगी थी। इस व्यवस्था से खुलेआम अंतिम संस्कार के बजाय गोपनीयता का संकेत मिलता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह व्यवस्था शव को किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ से बचाने के लिए बनाई गई थी। कुछ लोगों ने यह संभावना जताई कि इस दफनाने का उद्देश्य उस व्यक्ति को अलग थलग करना था, क्योंकि वह एक खास व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता था। ये सिद्धांत अप्रमाणित हैं, लेकिन गोपनीयता निर्विवाद थी। इस तरह के असामान्य दफनाने से एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है
किस प्रकार के व्यक्ति को सभी जात परंपराओं से परे कब्र मिलती है, जब तक कि वह ऐसा व्यक्ति न हो जिसका शारीरिक जीवन उसे दूसरों से अलग करता हो। युद्ध के लिए बने एक व्यक्ति की हड्डियां। जब फोरेंसिक विशेषज्ञों ने कंकाल की जांच शुरू की तो उन्होंने तुरंत गंभीर शारीरिक तनाव के संकेत देखे। कई पसलियों में फ्रैक्चर के प्रमाण मिले जो उस व्यक्ति के जीवन काल में ठीक हो गए थे। दोनों अग्रबाहु की हड्डियों में पहले के फ्रैक्चर के निशान थे जो बाद में भारी उपयोग के कारण आपस में जुड़ गए थे। एक कशेरुका में आंशिक जुड़ाव दिखाई दिया जो आमतौर पर रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट के बाद विकसित होता है। ये चोटें उस व्यक्ति की मृत्यु के समय ताजा नहीं थीं। ये चोटें लंबे समय से चले आ रहे आघात का प्रमाण थीं, जिनसे उसका शरीर किसी तरह बच निकला था। खोपड़ी से एक और भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। ऊपरी दाहिनी ओर एक स्पष्ट गड्ढा यह दर्शाता है कि व्यक्ति पर किसी भारी वस्तु से प्रहार किया गया था। विशेषज्ञों ने इस चोट को ऐसी बताया जो जानलेवा हो सकती थी। हड्डी ठीक हो गई थी, जिसका मतलब था कि वह फ्रैक्चर ठीक होने तक जीवित रहा। कुछ रिपोर्टों के अनुसार चोट की गंभीरता ने चिंता पैदा कर दी, क्योंकि उन्नत उपचार के बिना उस अवधि में जीवित रहना बेहद दुर्लभ होता, जिस अवधि का टीम को संदेह था। कई हड्डियों पर हथियार से किए गए नुकसान के निशान थे। पसलियों और बांह पर बने साफ कटे निशान धारदार हथियारों से किए गए वारों का संकेत देते हैं। इन कटों के किनारे प्रारंभिक मध्ययुगीन युद्ध में पाए जाने वाले वारों से मेल खाते थे। चोटें इतनी सुनियोजित थीं कि वे आकस्मिक नहीं हो सकती थीं। उन घावों के निशान तलवारों या भालों के बार बार संपर्क में आने के संकेतों से मेल खाते थे। बाईं कोहनी की हड्डी पर एक गहरा घाव स्पष्ट कहानी बयां करता है। घाव का कोण और गहराई यह दर्शाते हैं कि उसने संभवतः किसी हथियार को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया था। चोट इतनी जोरदार थी कि मांसपेशियां कटकर हड्डी तक पहुंच गईं, लेकिन घाव भरने में समय लगा। अन्य लक्षणों से यह संकेत मिलता है कि वह व्यक्ति बचपन से ही शारीरिक परिश्रम का आदी था। उसकी हड्डियों का घनत्व असामान्य रूप से अधिक था। विशेषज्ञों ने पाया कि इस प्रकार की सघनता अक्सर उन व्यक्तियों में दिखाई देती है जो बचपन से लगातार व्यायाम करते हैं। यह शरीर पर वर्षों से पड़ने वाले लगातार तनाव को दर्शाता है। जोड़ों में तनाव के पैटर्न भी इसी तरह की कहानी बयां करते हैं। उनके घुटनों और टखनों पर ऐसे निशान थे जो आमतौर पर लंबे समय तक घुड़सवारी करने वालों में देखे जाते हैं। उनके कंधों के जोड़ों पर भारी वजन उठाने के संकेत थे, संभवतः कोई ढाल या अन्य रक्षात्मक उपकरण। चोटों का पैटर्न बताता है कि उनका जीवन बार बार होने वाले संघर्षों में बीता है। यह किसी एक हिंसक घटना का मामला नहीं था। घाव अलग अलग चरणों में थे। कुछ घाव पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। जब उनकी मृत्यु हुई तब अन्य लोग अभी भी ठीक हो रहे थे। इससे पता चलता है कि अपने समय के अधिकांश लोगों को अपंग कर देने वाली चोटों के बावजूद वे युद्ध के मैदान में डटे रहे। हड्डियों की समग्र स्थिति ने जांचकर्ताओं के बीच चिंता पैदा कर दी। वे एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे थे जो उन घावों से बच गया था जिनका इलाज उस दौर में आम तौर पर संभव नहीं था। उसकी शारीरिक सहन शक्ति असाधारण थी। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार इससे उसकी पृष्ठभूमि और उसके प्रशिक्षण या सामाजिक स्थिति के बारे में सवाल उठते हैं। इस योद्धा के जीवन काल को समझने के लिए जांचकर्ताओं ने हड्डियों की स्थिति पर नहीं, बल्कि उस गुफा की परतों की आयु पर ध्यान दिया जिसमें उसका शव समाहित था। समय रेखा आर्थरियन युग तक सीमित हो जाती है। कंकाल की भौतिक जांच पूरी होने के बाद जांचकर्ताओं ने उस गुफा की परतों का अध्ययन किया जिसमें शव दफन था।
शव के आसपास मिले कोयले के टुकड़ों पर किए गए रेडियोकार्बन विश्लेषण से पहले परिणाम सामने आए। परीक्षणों से पता चला कि जलने की घटना 5वीं शताब्दी के अंत या 6वीं शताब्दी के आरंभ में हुई थी। यह समयावधि तुरंत ध्यान आकर्षित करती है। इससे पता चलता है कि यह कब्र उस काल में है जिसे इतिहासकार अक्सर उप रोमन युग कहते हैं, जो राजनीतिक अस्थिरता और निरंतर संघर्ष का दौर था। कई शोधकर्ताओं के अनुसार यह काल पहले से ही आर्थरियन काल की प्रारंभिक रचनाओं से संबंधित व्यापक चर्चाओं से काफी मिलता जुलता था, जिससे अतिरिक्त रुचि और चिंता उत्पन्न हुई। तिथि निर्धारण की सटीकता की पुष्टि करने के लिए टीम ने कब्र को दबाने वाली मिट्टी की जांच की। मिट्टी के संपीड़न पैटर्न से पता चल सकता है कि किसी स्थल में कोई हलचल हुई है या नहीं। गुफा के ऊपर की परतों में 6ठी शताब्दी के बाद किसी प्रकार की हलचल के संकेत नहीं मिले। इसका अर्थ यह था कि मिट्टी की स्थिरता ने रेडियोकार्बन निष्कर्षों को पुख्ता समर्थन दिया, क्योंकि अक्षुण्ण परतों ने मूल तिथि पर विश्वास को और मजबूत किया। आसपास की परतों में मिले कलाकृतियों के टुकड़ों ने कालक्रम को और अधिक सटीक बनाने में मदद की। दफन स्थल वाली परत से मिट्टी के बर्तनों के छोटे टुकड़े और औजारों के अवशेष बरामद किए गए। उनकी आकृतियां और निर्माण विधियां उप रोमन काल से ज्ञात वस्तुओं से मेल खाती थीं। ये वस्तुएं जटिल नहीं थीं, लेकिन इनकी पहचान काल निर्धारण के परिणामों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि ये कलाकृतियां 6वीं शताब्दी के आरंभिक काल में पश्चिमी ब्रिटेन में रहने वाले समुदायों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रकार से मेल खाती हैं। जानकारी का एक अन्य स्रोत मिट्टी में फंसे परागकण थे। विशेषज्ञों ने नमूने निकाले और उनकी तुलना क्षेत्रीय पराग अभिलेखों से की। ये नमूने रोमन साम्राज्य के हटने के बाद ब्रिटेन में वनस्पति के पुनर्विकास के दौरान उगी वनस्पतियों से मेल खाते थे। दफन की गई मिट्टी में उस विशेष अवधि के दौरान उगने वाली कई पौधों की प्रजातियां पाई गईं। बाद की शताब्दियों में ये पौधे आम नहीं रहे, जिससे काल निर्धारण के परिणामों को और अधिक बल मिला। इसके बाद ध्यान कब्र की संरचना पर केंद्रित हुआ। शरीर को सहारा देने के लिए पत्थरों का उपयोग पश्चिमी ब्रिटेन के प्रारंभिक मध्ययुगीन काल की कई उच्च स्तरीय कब्रों में देखी गई तकनीकों से मिलता जुलता था। बाद की शताब्दियों में ये तकनीकें उसी रूप में दिखाई नहीं दीं। हालांकि कब्र में हथियार या आभूषण नहीं मिले, लेकिन संरचनात्मक समानता से महत्वपूर्ण माने जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपनाई जाने वाली प्रथाओं से संबंध का संकेत मिलता है। इस व्याख्या को अभी भी अटकलबाजी ही माना गया, लेकिन इसने उभरते हुए पैटर्न में योगदान दिया। दफन स्थल को गुप्त रखने से कई सवाल खड़े हो गए। इतने गुप्त तरीके से और पूरी सावधानी से दफनाए गए व्यक्ति की पहचान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रही होगी। जांच दल के कुछ सदस्यों के अनुसार कब्र को छिपाने का प्रयास इस बात की चिंता को दर्शाता है कि उसकी मृत्यु को अन्य लोग किस नजरिए से देखेंगे। अब जब समय रेखा आर्थरियन परंपरा से जुड़े सटीक काल के भीतर मजबूती से स्थापित हो गई थी, तो वैज्ञानिकों का ध्यान एक नए क्षेत्र की ओर केंद्रित हो गया। अगला कदम डीएनए परीक्षण था, जिससे उम्मीद से कहीं अधिक चौंकाने वाले जवाब मिलने की उम्मीद थी। डीएनए ने एक ऐसे जीवन का खुलासा किया जिसकी उत्पत्ति अथवा असंभव थी। जब डीएनए अनुक्रमण शुरू हुआ, तो शोध दल को उम्मीद थी कि परिणाम केवल अस्थि विज्ञान संबंधी निष्कर्षों की पुष्टि करेंगे। उन्होंने मान लिया था कि आनुवंशिकी 6वीं शताब्दी के पश्चिमी ब्रिटिश क्षेत्रों की जात आबादी से मेल खाएगी, लेकिन आंकड़ों ने जांच को एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला
कि कई प्रमुख आनुवंशिक मार्कर उस काल की किसी भी जात ब्रिटिश, वेल्श या कॉर्निश आबादी से मेल नहीं खाते थे। ये मार्कर एंग्लो सैक्सन विशेषताओं से भी मेल नहीं खाते थे। ये एक ऐसे आनुवंशिक समूह से संबंधित थे जो प्रारंभिक मध्ययुगीन ब्रिटेन में शायद ही कभी देखा जाता था। प्रयोगशाला निदेशक के अनुसार सबसे करीबी मेल उन समूहों में पाया गया जो इस क्षेत्र से बहुत दूर उन इलाकों में रहते थे जहां 6वीं शताब्दी के दौरान द्वीप के इस हिस्से में किसी भी प्रवास का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस अप्रत्याशित वंश ने तुरंत एक समस्या खड़ी कर दी। उस दौर में पश्चिमी ब्रिटेन में किसी विदेशी कुलीन व्यक्ति के आगमन का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता। डीएनए और जात इतिहास के बीच बेमेल होने से यह संभावना उत्पन्न हुई कि यह व्यक्ति किसी ऐसे समूह से आया हो जो ब्रिटेन से गुजरा हो और कोई लिखित रिकॉर्ड न छोड़ा हो। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि वह सैन्य उद्देश्यों से इस क्षेत्र में लाया गया कोई नेता या विशेषज्ञ हो सकता है। यह व्याख्या अभी अटकलबाजी ही है, लेकिन उसके और स्थानीय आबादी के बीच आनुवंशिक दूरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। एक दूसरी खोज ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। डीएनए में असामान्य उपचार प्रतिक्रियाओं से जुड़े दुर्लभ उत्परिवर्तन पाए गए। एक उत्परिवर्तन हड्डियों की मरम्मत में तेजी लाने से संबंधित है। दूसरा उत्परिवर्तन सूजन संबंधी तनाव के प्रति उच्च सहनशीलता से जुड़ा है। इन निष्कर्षों से अलौकिक गुणों का संकेत नहीं मिला। इनसे जैविक गुणों का संकेत मिला, जिन्होंने उस व्यक्ति को अपने समय के अन्य लोगों की तुलना में अधिक सहनशील बनाया। शोधकर्ताओं ने बताया कि इन उत्परिवर्तनों वाले व्यक्तियों में सांख्यिकीय रूप से उन चोटों से बचने की संभावना अधिक होती है जिनसे अन्य लोग नहीं बच पाते। ये उत्परिवर्तन आज के समय में असामान्य हैं और 6ठी शताब्दी में तो और भी दुर्लभ थे। एक ही व्यक्ति में इनका पाया जाना चौंकाने वाला था। जब टीम ने इन परिणामों की तुलना उस व्यक्ति की शारीरिक चोटों से की, तो एक नई तस्वीर सामने आई। कंकाल पर गंभीर आघात के निशान थे। फिर भी डीएनए विश्लेषण से पता चला कि उसकी जैविक संरचना उसे उन घटनाओं से असाधारण गति से उबरने में सक्षम बनाती थी। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह अजेय था। इससे यह पता चलता है कि वह उन गिने चुने लोगों में से एक था जिनके आनुवंशिक लक्षण हिंसक वातावरण में जीवित रहने की संभावनाओं को नाटकीय रूप से बढ़ा देते थे। आनुवंशिकीविदों के अनुसार दुर्लभ वंश और दुर्लभ उत्परिवर्तनों का यह संयोजन इतिहास के इस मोड़ पर पश्चिमी ब्रिटेन में नहीं दिखना चाहिए था। वे किसी साधारण योद्धा की बात नहीं कर रहे थे। वे एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे थे जिसका वंश उस क्षेत्र से मेल नहीं खाता था, जिसके आनुवंशिक लक्षणों ने उसे उन चोटों से बचने में सक्षम बनाया जो सामान्यतः मृत्यु का कारण बनती हैं, और जिसका दफन इस प्रकार छिपा हुआ था मानो उसका अस्तित्व उन लोगों के लिए समस्या का सबब हो जिन्होंने उसे वहां दफनाया था। कुछ शोधकर्ताओं ने यह सवाल उठाना शुरू किया कि क्या ये किंवदंतियां उनके कारण बनी, या क्या उनकी उपस्थिति ने आगे के इतिहास को खतरे में डाल दिया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।